हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था की इशूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो मुझे लगा वो लास्ट टॉपिक है उस पॉइंट का, चैप्टर का। तो मैंने बोल दिया कि ये लास्ट टॉपिक है, बट एक्चुअली में पता चला कि एक और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट टॉपिक है की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये और देख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम आज देखते हैं की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, मतलब कि क्या आइडियाज हैं जिनके बेसिस पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आगे पढ़ सकते हैं या आगे देख सकते हैं। ठीक है, सर्टेन आइडियाज कीप इमर्जिंग इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमेना वन स्टडीज। हियर आर व्हाट माइट बी कंसीडर्ड द 5 मेजर आइडियाज। ठीक है, कुछ आइडिया हैं जो बार बार आते रहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले बोलता है डेटा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, बट थ्योरीज आर एम्प्टी विदाउट एम्पेरिकल डेटा। क्या बोल रहा है कि डेटा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सिर्फ किसके कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है, या कोई भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, वो किसके कंटेक्स्ट में होता है, किसी एक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी के बेसिस पे होता है। ठीक है, कि हम किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसकी हम थ्योरी बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। पर थ्योरीज जो होती हैं वो बिना एम्पेरिकल डेटा के एम्प्टी हैं, यानी कि हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए थ्योरी चाहिए और थ्योरी के लिए हमें वापस से डेटा चाहिए। तो ये एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, कॉग्निशन इज जनरली अडेप्टिव बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टांसेस। ठीक है, यानी कि वो जनरली कॉग्निशन जो होती है वो काफी अडेप्टिव होती है, पर हर चीज में नहीं अडेप्टिव होती है। ठीक, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस चल रही है, यानी कि मेमोरी इंटरैक्ट कर रही है पैटर्न रिकॉग्निशन से, पैटर्न रिकॉग्निशन इंटरैक्ट कर रहा है सेंसेस से, तो ये सारी चीजें हैं जो नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस से भी मतलब इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। बात सिंपल सी है और सीधी सीधी है कि भाई बहुत सारे साइंटिफिक मेथड से कॉग्निशन को स्टडी करना चाहिए, एक से नहीं। All basic research in cognitive psychology may lead to applications and all applied research may lead to basic understandings. सिंपल सी बात है, हम कॉग्निशन क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उसे अप्लाई कर सके। तो जब भी हम नॉर्मल कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, और जब भी हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। ये बात समझ में आ गई? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, सो कुछ नई चीजें या कुछ अच्छी चीजें मैं देखता हूं इसमें। देखते हैं ये जो इन्होंने दी हुई है, ठीक है ना, कि जैसे कंप्यूटर मेटाफर और ह्यूमन कॉग्निशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ब्लेज पास्कल की बात हो रही है, डेस्कार्टेस और अदर जो होते हैं ना, उन लोगों ने क्या ड्रीम करा कि कंप्यूटर की मशीन आएंगी। बहुत सालों पहले उन्होंने ये सपना देखा था, कंप्यूटर की मशीन आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने बहुत हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर की डेवलपमेंट करी, और उसके बाद मतलब ये सारी चीजें 50 साल पहले करी थी, और उसके बाद प्रैक्टिकल मशीन्स आई। अब प्रैक्टिकल मशीन्स ने बहुत जबरदस्त मतलब एक्सेप्टेंस मिला उन लोगों को। क्यों मिला एक्सेप्टेंस? क्योंकि वो हर वो चीज जो मॉडर्न लाइफ में जरूरी होती थी वो ह्यूमन से अच्छा कर रहे थे। ओरिजिनली सच डिवाइसेस वर थॉट टू बी वंडरफुल number crunchers capable of performing multitude of complex mathematical operations in a fraction of time required by humans. यही वो बोल रहा है कि ये जो मशीनें जब हमने बनाई थी तो ये चुटकियों में ऐसे ऐसे सॉल्व कर देती थी सारी की सारी कैलकुलेशन, जो ह्यूमन माइंड के लिए बहुत देर लेती थी, बहुत टाइम लेती थी। तो ये लेकिन सबसे जल्दी डिस्कवर हुआ कि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है ना, दे कुड परफॉर्म फंक्शन दैट रिजेंबल्ड ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले फंक्शंस वो देख सकते थे, बाकी नहीं। कैसे? जैसे देखो, व्हाट कंप्यूटर्स डू वेल, क्या मतलब वो क्या अच्छा करते हैं, हाई स्पीड मैथमेटिकल फंक्शंस और रूल गवर्न लॉजिक से वो चलते हैं। तो ह्यूमंस डू पुअरली, ये चीज ह्यूमंस बहुत पुअरली करते हैं, हम कोई रूल्स से नहीं चलते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है, और हम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ऊपर हम नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग, ऑब्वियसली रिलेटिवली स्पीकिंग, कुछ लोग कंप्यूटर से तेज कैलकुलेट कर लेते हैं और कुछ कंप्यूटर बहुत ही मतलब धीरे कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड व्हाट ह्यूमंस डू वेल, जैसे कि अब हम क्या अच्छा करते हैं, जनरलाइजेशन बनाना, इन्फ्रेंस निकालना, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है, पैटर्न को समझना, इमोशन होना, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर डू पुअरली, इसमें कंप्यूटर बहुत बेकार है। तो डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम, second generation of cognitive computer scientists is working towards building computers that look something like a brain. और ये जब मेरे ख्याल में इग्नू ने बहुत ही पुराना कंसेप्ट उठाया हुआ है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसको आप आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, राइट? So these new computers are sometimes called neural networks and act more like humans than the earlier versions. They are able to make generalizations and understand complex visual patterns, are slow at math and make witless mistakes.
बहुत जबरदस्त जोक मारा है इसने, इग्नू ने। वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे नए जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो इंसान की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे मैथ सॉल्व करेंगे, थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ों वाली गलतियां करेंगे, सिली मिस्टेक्स कर देंगे, विजुअल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जनरलाइजेशन बना सकते हैं, ये सारा काम अब कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं। तो उनके पास अभी भी इमोशंस नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छी एक सक्सेस का मार्क है ये, ठीक है ना। तो इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है, हमें ये समझ में आता है इन सारी चीज़ों से कि जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है, उसके अंदर की जो वर्किंग है, उसमें और एक इंसान के दिमाग के अंदर की फंक्शनिंग में बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस होता है। हम मतलब कंप्यूटर को दिमाग के तरह से नहीं यूज़ कर सकते और दिमाग को कंप्यूटर की तरह से नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन कंप्यूटर का मेटाफर जो है उसका बहुत ही मतलब लाइक पॉजिटिव इंपैक्ट है, बहुत ही प्रोफाउंड यानी कि डीप इंपैक्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज अल्टीमेट है, बहुत अमेजिंग। कॉग्निटिव साइंस, तो 3 पावरफुल एरियाज हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के, एक तो कंप्यूटर साइंस है, दूसरा न्यूरो साइंस और तीसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस में क्या करता है कि एक तो इन तीनों के बीच की ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों के बीच की बाउंड्रीज बहुत दिक्कत मतलब बहुत डिफिकल्ट है अलग अलग करना कि भाई ये चीज है या नहीं है। बट सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मे बी क्लोजर टू न्यूरो साइंस, अदर्स टू कंप्यूटर साइंस। यानी कि मतलब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो हिस्सा होता है वो न्यूरो साइंस से काफी मेल खाता है, कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हिस्सा होता है जो कंप्यूटर साइंस से बहुत मेल खाता है। जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन होगा वो इससे होगा, मेमोरी होगा वो न्यूरो साइंस से होगा, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है कि साइंस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन is undergoing a radical transformation as a result of major changes in computer technology and brain science। सिंपल सी बात है कि हम सब लोग सीख रहे हैं किससे, ब्रेन साइंस से और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से। जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस कर रहा है या हम एडवांस कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी उतना एडवांस कर रहा है, राइट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेक्स फुल यूज ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज इन न्यूरोसाइंस एंड कंप्यूटर साइंस दैट इल्यूमिनेट द कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। सिंपल सी बात है कि जितना भी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो न्यूरो साइंस कंप्यूटर साइंस को यूज करके अपनी रीसेंट डिस्कवरीज के बेसिस पे बात कर रहा है। न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी लिटिल अटेंशन वॉज गिवन टू फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो एनाटमी, ठीक है। न्यूरो एनाटमी का मतलब क्या होता है, दिमाग की एनाटमी, यानी कि दिमाग को हमने काट के देखा हो, समझ के देखा हो, उसको न्यूरो एनाटमी बोलते हैं। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है कि फिजिकल बेसिस पे जो साइकोलॉजी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, कि दिमाग के इस हिस्से को अगर मैं टच करके निकाल दूं, ठीक है, जैसे लोगों ने अगर एमिगडाला निकाल दिया तो लोगों की मेमोरीज नहीं फॉर्म होंगी, ठीक है। तो ये हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में डालते हैं। तो much of the early information on brain and its functions resulted from head traumas incurred during wars and accidents। मजेदार बात देखना, जब पुराने जमाने में लोगों को समझना होता था ना कि कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है या दिमाग कैसे काम करता है, तो वो सिर्फ तब समझ पाते थे जब किसी को एक्सीडेंट हो जाता था या किसी का कोई बुरा हाल हो जाता था वॉर में, या कोई सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और मान लो किसी के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस थोड़ा सा डैमेज हो गया, या फॉर एग्जाम्पल रिंग डैमेज हो जाती है, मतलब ब्रेन के हिस्से होते हैं, हम आगे समझेंगे ब्रेन के वाले पार्ट में। तो अगर वो हिस्से डैमेज हो जाते थे तो उसके बेसिस पे साइंटिस्ट को समझ में आता था कि अच्छा इस एरिया का ये काम था, उससे पहले नहीं पता था। The central issue neurologists struggled with was whether the brain was a holistic organ with operations distributed throughout its infrastructure or whether activities were localized and tied to specific regions। मजेदार चीज क्या है इसमें, वो कहता है कि देखो न्यूरोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था जिसपे वो स्ट्रगल करते थे वो यही था कि क्या ब्रेन एक होलिस्टिक ऑर्गन है, यानी कि ब्रेन का आगे का हिस्सा काटूं तो भी आप उतने ही डैमेज होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेन का मैं 5% हिस्सा निकाल दूं और वो कहीं से भी निकाल दूं तो क्या वो सेम डैमेज करेगा, रैदर कि अगर मैं एक स्पेसिफिक हिस्से से, जैसे अगर ये पूरा दिमाग है और मैं इसके इस हिस्से से थोड़ा सा ब्रेन अगर यहां से काट दूं तो आपके कुछ फंक्शंस खराब हो जाएंगे और कुछ बहुत अच्छे चलेंगे। ऐसा होता है या पहले वाले की तरह होता है कि अगर मैं कहीं से भी काटूं, मैं यहां से काटूं ब्रेन को, मैं यहां से काटूं ब्रेन को, मैं यहां से निकाल दूं या यहां से निकाल दूं या यहां से निकाल दूं, कहीं से भी 5% हिस्सा अपने ब्रेन का निकाल दूं तो क्या आप सिमिलर लेवल पे डाउनग्रेड करेंगे? तो ये न्यूरोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी टेंशन थी या समझ में आने वाली चीज थी कि कैसा है कैसा नहीं है। आज हम जानते हैं वैसे, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते तो आप प्लीज एक बारी गूगल करके देखिए या मुझे कमेंट्स में एक बारी बताइएगा अगर आप जानते हैं कि कैसे आपको लगता है, क्या लगता है कि क्या ब्रेन एक होलिस्टिक ऑर्गन है या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, डिड लर्निंग अ स्पेसिफिक एक्ट टेक प्लेस इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन और वाज लर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? सिंपल वही बात बोल रहा है कि क्या लर्निंग एक हिस्से में ही होती है या लर्निंग पूरे हिस्से में लोकलाइज्ड में फैली होती है, ठीक है। अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द साइंटिस्ट हु रेसल्ड विद दिस इशू वाज कार्ल लैशले, ठीक है। ये 1929 में इन्होंने मतलब वो करा था, तो ये सबसे ज्यादा इसके पीछे पड़े हुए थे कि क्या ऐसा होता है या क्या नहीं होता है। अच्छा, रिसेंटली की बात करें, प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस इन विच कंप्राइजेस बोथ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड पेरिफेरल कंपोनेंट्स एज वेल एज द फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या हमने सीखा है, क्या हमने जाना है, और ब्रेन के और पेरिफेरल कंपोनेंट्स मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब क्या करते हैं, ठीक है। तो इनके एस्पेक्ट्स और इनके फंक्शन के बेसिस पे भी हमने क्या चीजें समझी हैं, ठीक है। विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी सीम्स पॉइज्ड टू मेक अनदर पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। यानी कि जब 21st सेंचुरी आई, 21st सेंचुरी का मतलब 2000 से लेकर के 2099 तक, ठीक है, जिसमें हम अभी चल रहे हैं, तो इसमें एक और पैराडाइम शिफ्ट आएगा। पैराडाइम शिफ्ट मतलब हम एक लेवल से बिल्कुल कंप्लीट दूसरे लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। While the traditional topics of perception, memory, language, problem solving and thinking and the method of experimental analysis are still central to the cognitive theme, ठीक है। मुझे नहीं पता इन्होंने while से शुरू करके इस पे फुल स्टॉप क्यों लगाया, बट एनीवे इसका मतलब है कि देखो, जो परसेप्शन है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और थिंकिंग है, ये सारे सेंट्रल हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये सेंट्रल है, कॉग्निशन का हमेशा सेंटर रहेगा, यही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बेसिक आप यही पढ़ोगे। So as is well known, the use of neurocognitive imagery promises to become one of the major means of investigating cognitive functions in this century. सीधी सी बात है, हम MRI, ECG, PEG, पता नहीं क्या क्या, अच्छा इसमें दिया भी हुआ है, MRI, PET, EEG, हम सब कुछ करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारे ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो neurocognitive techniques which have been developing very rapidly in the past several decades allow us to see deeper and more clearly into the brain, and the brain is believed to be an engine of cognition, ठीक है। सिंपल है, बहुत बेसिक्स है कि हमने बहुत सारी चीजें बनाई जिसके बेसिस पे हम ये समझ पाए हैं। वर्चुअली एवरी एरिया ऑफ कॉग्निशन हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड विद न्यूरोकॉग्निटिव टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स MRI, PET, EEG, ठीक है ना, and the like show not only the structures of cognition but also the processes involved, and in many instances the results have been remarkable. सिंपल सी बात है कि हमने जब इन सब के थ्रू हमने दिमाग को पढ़ के देखा तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, हमें बहुत समझ में आया कि क्या चीजें होती हैं, कॉग्निशन कैसे काम करता है। While this trend is likely to continue and grow, it is important to recognize the central themes in cognition mentioned above, ठीक है। तो सिंपल वो यही बोल रहा है कि देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, हमें क्या करना है, हमें बस इनके सेंट्रल थीम्स के बेसिस पे हमें आगे चलते रहना है। अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बनने का देख रहे हो तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा पूरा टॉपिक, ये लेट्स सम अप है, इसको आप पढ़ लेना एक बारी तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं इस चैप्टर में जितने भी आपने लर्निंग की चीजें हैं, मैं उनका एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। और कोई और चीज या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।